BNBSc पार्ट टेस्ट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे नदी के अपवर्तनात्मक कार्य। यानी नदी किसे कहा जाता है? जब धरातलीय भाग पर वर्षा होती है और वर्षा का जल बहता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और इस जल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया के कारण से छोटी छोटी नालियों का विकास हो जाता है। इन छोटी छोटी नालियों को क्या कहा जाता है? अवनालिका कहा जाता है। यानी जैसे ही धरातलीय भाग पर वर्षा होती है, वर्षा के कारण से जो धरातलीय भाग का जल है वो बहता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। जब जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसके कारण से धरातलीय भाग पर छोटी छोटी नालियों का विकास हो जाता है और धरातलीय भाग पर इन छोटी छोटी नालियों के विकास के कारण से एक बड़ी सी नाली का विकास हो जाता है। ये वाली जो छोटी छोटी नालियां पाई जाती है इनको क्या कहा जाता है? अवनालिकाएं कहा जाता है। अर्थात जैसे वर्षा होगी एक छोटी सी नाली का विकास हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो छोटी नालियां बनती हैं इन छोटी नालियों को क्या कहा जाता है? अवनालिकाएं कहा जाता है। और जैसे ये नाली बड़ी नाली के रूप में परिवर्तित हो जाती है, एक पूर्ण विकसित अपवाह तंत्र का निर्माण हो जाता है। और ये वाला जो पूर्ण विकसित अपवाह तंत्र का जो निर्माण होता है, इस पूर्ण विकसित अपवाह तंत्र को क्या कहा जाता है? नदी कहा जाता है। अब धरातलीय भाग पर जब नदी बहती हुई जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उसके कारण से अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और जब कटाव लगने के कारण से इन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है तो इस प्रकार की स्थलाकृतियों को क्या कहा जाता है? अपवर्तनात्मक स्थलाकृतियां कहा जाता है। जहां से कटाव लगता है वहां से उन कंकर पत्थर के अवशेषों को नदी का जो जल है वो एक स्थान से बहाकर दूसरे स्थान पर ले जाता है। और जैसे ही नदी का वेग कम हो जाता है वो पदार्थों का निक्षेपण करना प्रारंभ कर देता है। और जैसे उन पदार्थों का निक्षेपण होगा यानी जमाव होगा, उस क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। और उसके कारण से निर्मित इन स्थलाकृतियों को क्या कहा जाता है? निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां कहा जाता है। अब नदियों को दो भागों में बांटा जाता है। दो भाग कौन कौन से हैं? एक नंबर अंतः प्रवाही नदी। अंतः प्रवाही नदियां कौन सी होती है? इसमें उन नदियों को लिया जाता है जो अपने उद्गम स्थान से बहती हैं लेकिन उनमें वर्षा का जल कम होता है। और वर्षा का जल कम होने के कारण से ये नदियां थोड़ी दूर तो बहती है और थोड़ी दूर बहने के बाद में इनमें जल की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अतः ये उसी स्थान पर लुप्त हो जाती है और धरातल के आंतरिक भाग में बहना प्रारंभ कर देती है। तो इन नदियों को क्या कहा जाता है? अंतः प्रवाही नदियां। दूसरी जो नदियां आती है बहिर्प्रवाही नदियां। इसमें उन नदियों को लिया जाता है जो कि धरातल के ऊपरी भाग पर बहती है। अंतः प्रवाही नदियां तो धरातल के आंतरिक भाग में बहती है, लेकिन जो बहिर्प्रवाही नदियां होती है वो कहां पर बहती है? धरातल के ऊपरी भाग पर बहती है। अब अपन अध्ययन करेंगे नदी के अपवर्तनात्मक कार्य। नदी के द्वारा जो अपवर्तनात्मक कार्य होता है वो चार क्रियाओं के कारण से होता है। एक होगा गोलीकरण क्रिया, दूसरा गोहिका क्रिया, तीसरा चल जल गति,
चौथा आकर्षण को लिया जाता है और पांचवा आता है सन्निकर्षण। यानी नदी के द्वारा जो अपरदनात्मक कार्य होता है, जो कटाव लगता है, वो इन 5 क्रियाओं के कारण से कटाव लगता है। सबसे पहली बात आती है घोलीकरण क्रिया। घोलीकरण क्रिया का मतलब होता है घुलना होता है, और इस क्रिया में वियोजन की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात इस क्रिया में विघटन कम होता है, वियोजन क्या होता है, अधिक होता है। ये वाली क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है? जैसे ही नदी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो नदी के जल के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी मिली होती है और ऑक्सीजन भी मिली होती है। जब नदी के साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिली होगी, ये वहां पर उन चट्टानों के खनिजों के साथ क्रिया करेगी, और जब खनिजों के साथ क्रिया होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से कार्बोनेट का विकास हो जाएगा और ऑक्सीजन के कारण से ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न होगी। जब ये दोनों क्रिया संपन्न होगी तो चट्टानें अपने मूल स्थान से घुलने लग जाती है, और जैसे ही चट्टानें अपने मूल स्थान से घुलने लग जाएगी, वो वहां से अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चली जाती है। अर्थात इसमें कौन सी क्रिया होगी? वियोजन की क्रिया होती है। तो घोलीकरण क्रिया में जल के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है और ऑक्सीजन मिली होती है। जब ये वाली खनिजों के साथ क्रिया करती है तो कार्बोनेशन की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, और वहां से चट्टानों के जो घुलनशील पदार्थ है वो घुलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर निकल जाते हैं। दूसरी बात आती है गुहिका क्रिया। गुहिका क्रिया का मतलब होता है जल का वर्ताकार कक्ष में घूमना। अगर जल के मार्ग में कोई भी गड्ढा आ जाता है, और जैसे ही मार्ग में गड्ढा आता है, जल क्या करता है? वर्ताकार कक्ष में घूमने लग जाता है। जब जल वर्ताकार कक्ष में घूमता है तो जल के साथ में जो कंकर पत्थर के टुकड़े पाए जाते हैं, वो कंकर पत्थर के टुकड़े भी कैसे घूमते हैं? वर्ताकार कक्ष में घूमते हैं। अर्थात जल जब वर्ताकार मार्ग में घूमेगा तो उसके साथ में जो उपस्थित कंकर पत्थर के टुकड़े हैं वो भी जल के साथ वर्ताकार कक्ष में घूमने लग जाएंगे, और जैसे ही वो वर्ताकार कक्ष में घूमने लग जाएंगे, वो बर्मा या छेदक यंत्र का कार्य करते हैं। जिस प्रकार से छेद निकालने की मशीन होती है और वो गोल कक्ष में घूमती है, और जैसे ही वो गोल कक्ष में घूमने लग जाएगी, उसके कारण से वहां से गड्ढा हो जाएगा या कंकर पत्थर के टुकड़े हट जाते हैं। और वही क्रिया जल के साथ संपन्न होती है। जब जल वर्ताकार कक्ष में घूमता है तो अपने मार्ग में जो उपस्थित चट्टानें हैं उनको तोड़ देता है, और तोड़ने की इस क्रिया को क्या कहा जाता है? गुहिका क्रिया कहा जाता है। तीसरी बात आती है चल जल गति। नदी जिस मार्ग से गुजरती है उस मार्ग में नदी का वेग क्या होता है? अधिक होता है, और नदी के जल में इतनी शक्ति होती है कि मार्ग में आने वाले मोटे से मोटे चट्टान के टुकड़े को भी एक स्थान से बहाकर दूसरे स्थान पर ले जाती है। और इसे क्या कहा जाता है? चल जल गति। चल यानी चलना, जल और गति। बहते हुए जल में इतनी शक्ति होती है कि वो अपने मार्ग में जो आने वाला कंकर पत्थर का टुकड़ा है या मोटे से मोटी चट्टान का टुकड़ा है उसको भी बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। अर्थात अपक्षय की क्रिया के फलस्वरूप जो टूटे हुए चट्टान के टुकड़े हैं उनको अगर जल के वेग के कारण से एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर चला जाता है तो इस प्रकार की क्रिया को क्या कहा जाता है? चल जल गति कहा जाता है।
इसके बाद में आता है अपघर्षण। अपघर्षण और सन्निकर्षण ये जल के द्वारा संपन्न होने वाली दोनों ही महत्वपूर्ण क्रिया होती है। जब बहते हुए जल के साथ में कंकड़ पत्थर के जो टुकड़े होते हैं वो जिस भाग से गुजरते हैं उस भाग को रगड़ते हुए चलते हैं और वहां पे कटाव लगाते हुए चलते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? अपघर्षण कहा जाता है। बहते हुए जल के साथ में जो कंकड़ पत्थर के टुकड़े पाए जाते हैं, क्योंकि जल में 3 क्रिया होती है। अगर मोटे कंकड़ पत्थर के टुकड़े पाए जाते हैं तो नीचे वाले भाग में रगड़ खाते हुए चलते हैं। अगर मध्यम श्रेणी के हैं तो वो लटकती हुई अवस्था यानी विलंबित अवस्था में चलते हैं और बारीक रेत के कण घुलित अवस्था में हो जाते हैं। तो जो कंकड़ पत्थर के टुकड़े हैं जिस भाग से गुजरते हैं और अगर उस भाग को घिसते हुए चलते हैं तो घिसते हुए चलने की इस क्रिया को क्या कहा जाता है? अपघर्षण कहा जाता है। लेकिन अगर वो ही टुकड़े आपस में रगड़ खाते हुए चलते हैं और महीन आकार के हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? सन्निकर्षण कहा जाता है। अर्थात जल के साथ में जो चलने वाले टुकड़े हैं जब आपस में रगड़ खाते हुए चलते हैं जिसके कारण से उनका आकार भी कैसा हो जाता है? गोल हो जाता है। आज नदी जहां पर अपने जल को लेकर जाती है, जमा कर देती है, उस भाग को जिसे डेल्टा कहा जाता है, या बीच वाले क्षेत्र में ऐसा कोई क्षेत्र है जहां पर नदी अवसाद को जमा कर रही है और वहां से अगर अपन बजरी का दोहन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उसमें गोल आकार के कंकड़ पत्थर के टुकड़े पाए जाते हैं। ये टुकड़े किसके कारण से निर्मित हुए? सन्निकर्षण। और सन्निकर्षण की क्रिया के कारण से चट्टान चूर्ण का निर्माण होता है। अर्थात रेत के महीन कणों का निर्माण किसके कारण से होता है? सन्निकर्षण की क्रिया के कारण से होता है। तो सन्निकर्षण की जो क्रिया है उसके कारण से जो टूटे हुए चट्टान के टुकड़े हैं उनका आकार क्या हो जाता है? और भी क्या हो जाता है? महीन हो जाता है। अब इसके बाद में अपन अध्ययन करेंगे अब 2 प्रकार की शिलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। एक अपने आती है अपवर्तनात्मक शिलाकृति, और दूसरी आती है निक्षेपणात्मक शिलाकृति। यानी अपवर्तनात्मक और निक्षेपणात्मक शिलाकृतियों में क्या अंतर पाया जाता है? जिस मार्ग से नदी गुजरेगी, अर्थात जिधर वाले स्थान से नदी गुजरती है और अगर नदी वहां पर कटाव लगाती है और उस कटाव के कारण से उस भाग में जिन शिलाकृतियों का निर्माण होता है उन शिलाकृतियों को तो क्या कहा जाता है? अपवर्तनात्मक शिलाकृति कहा जाता है। जिस स्थान से नदी चलती हुई कटाव लगाएगी और शिलाकृति का निर्माण हो रहा है तो कौन सी हो जाएगी? अपवर्तनात्मक शिलाकृति। लेकिन नदी जिस स्थान से गुजर रही है और वहां से कंकड़ पत्थर के अवशेष से एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पर अगर जमा कर रही है, जमाव के कारण से निर्मित शिलाकृतियों को क्या कहा जाता है? निक्षेपणात्मक शिलाकृति कहा जाता है। अपवर्तनात्मक शिलाकृतियों की बात करें, 1 नंबर आता है वी आकार की।
इस वी आकार की घाटी के दो रूप पाए जाते हैं, एक गाढ़ है और दूसरा केंद्रीय। यानी वी आकार की घाटी निर्माण कब होगा? जब अपक्षय तथा अपवर्तन की क्रिया के कारण से नदी की तली में कटाव अधिक लगेगा तो वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। दूसरा ऐसे जैसे जलप्रपात है। तीसरा संरचनात्मक सोपान, जलगर्तिका, नदी वेदिका, नदी विसर्जन। इन स्थलाकृतियों का निर्माण तो किसके कारण से होता है? कटाव के कारण से होता है। जलप्रपात जल का ऊंचाई से नीचाई की ओर गिरना। संरचनात्मक सोपान, अगर सीढ़ी के समान आकृति का विकास हो रहा है तो इसे क्या कहा जाता है? संरचनात्मक सोपान कहा जाता है। जलगर्तिका, जल के द्वारा अगर गड्ढेनुमा संरचना का विकास हो रहा है तो इसे क्या कहा जाता है? जलगर्तिका। नदी वेदिकाएं नदी के पुनर्यौवन की अवस्था ही होती है। और नदी विसरण, नदी हमेशा कैसे चलती है? सांप के समान बल खाती हुई चलती है, और जिसके कारण से एक स्थान पर कटाव लगता है दूसरे स्थान पर क्या होता है? निक्षेपण होता है। धीरे धीरे स्थिति क्या पाई जाती है? उस नदी का मार्ग सीधा हो जाता है, और नदी का मार्ग सीधा होने के कारण से बीच वाला जो भाग है वो गाय के खुर के समान बच जाता है, जिसे गौखुर झील कहा जाता है या चाप झील भी कहा जाता है। और जब इसका जल सूख जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? वायु से कहा जाता है। ऐसे ही निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां जलोढ़ पंख है, जलोढ़ शंकु है, प्राकृतिक तटबंध है, और नदी डेल्टा। तो इन स्थलाकृतियों का निर्माण तो किसके कारण से होता है? अपवर्तन के कारण से। और इन स्थलाकृतियों का निर्माण किसके कारण से होता है? निक्षेपण के कारण से। जो जमाव होगा वो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां होगी, और जो कटाव होगा वो कौन सी होगी? अपवर्तनात्मक स्थलाकृतियां। तो कंफ्यूज मत होना, नदी के जिस भाग से या जिस मार्ग से नदी गुजर रही है और वहां से स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है वो तो अपवर्तनात्मक स्थलाकृतियां होगी। और जहां पर कंकड़ पत्थर के अवशेष या टुकड़ों का जमाव हो रहा है तो वहां पर क्या हो रही है? निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।